नमस्कार छात्रों। तो आज हम 9वीं कक्षा का जो चौथा पाठ हमने देखा था, किताबें, पद्य पाठ था गुलजार जी का। तो इस पाठ के जो स्वाध्याय है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो किताबें नाम के पाठ से हमें गुलजार जी ने किताबों की दुनिया पहले की कैसी थी और अब कैसी चल रही है। पहले ज़माने में किताबों को कितना मान सम्मान मिलता था, अभी के ज़माने में मिलता है या नहीं। किताबों की जगह कंप्यूटर ने ले ली है, मोबाइल ने ले ली है। संगणक पर हम किताबें पढ़ते हैं। इसके बारे में बहुत सारे विचार हमें उन्होंने दिए थे। तो गुलजार जी की यह कविता हम देखने के बाद आज हम उस पाठ पर जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्वाध्याय देखने से पहले यह हमें पद्य संबंधी या संभाषणीय नाम का एक विचार यहाँ गुलजार जी ने दिया है। सुप्रसिद्ध कवि गुलजार की अन्य किसी कविता का मौन वाचन करते हुए आनंद पूर्वक रसास्वादन कीजिए तथा निम्न मुद्दों के आधार पर केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या यह बताया है गुलजार जी की अन्य कविता कौन कौन सी है, उनके विषय कौन से है, उद्देश्य कौन से है, उस कविता के भाव कौन से है। यह संभाषणीय तौर पर यह हमें इस पाठ में चर्चा करने के लिए कहा गया है। यह भी आप देख सकते हैं। पठनीय के बारे में हमें यह बताया है, पाठ्य पुस्तक की किसी एक कविता का मुखर एवं मौन वाचन कीजिए। तो इस पाठ में जो जितने कविताएं हैं उस कविताओं में से कौन सी भी एक कविता हमको मुखर यानी कि मुख से पाठ करनी चाहिए, ऐसा बताया है। श्रवणी में हमें ऐसा कहा है, सफदर हस्मी रचित किताबें कुछ कहना चाहती है, कविता सुनिए। तो यह हमें इस पाठ के बारे में ऐसे बताए हैं, मुद्दों के बारे में बताए हैं। तो इस पाठ के आसपास क्या बारे में क्या बताया है, पुस्तकांचे गाव भिलार संबंधी जानकारी समाचार पत्र अंतर्जाल आदि से प्राप्त कीजिए और उसे देखने का नियोजन कीजिए। तो यहाँ हमें आसपास पुस्तकों के बारे में हमारे आसपास का एक यह बहुत और एक ऐसा विचार यहाँ सामने आया है कि पुस्तकांचे गाव भिलार गाव है। पुस्तकांचे गाव महाराष्ट्र में ऐसा एक गाव है, सातारा जिले में है वो, महाबळेश्वर के आसपास। उस भिलार गाव में एक पुस्तकांचं गाव म्हणून त्याला ओळखलं जातं। तर त्याविषयी तुम्ही काय करायचे आहे, समाचार पत्रामधून माहिती गोळा करायची आहे किंवा इंटरनेटवरून त्याची माहिती गोळा करायची आहे, किंवा तुम्हाला जर शक्य झालं या पुस्तकाच्या भिलार नावाच्या गावाला जायला तर तुम्ही तिथं जायचं नियोजन करायचं आहे। म्हणजे आपल्याला या पाठातून हे विचार सांगितलेले आहेत। त्यानंतर कल्पना पल्लवन, हमारी कल्पना पल्लवित होने के लिए भी यहाँ एक हमें विचार सामने प्रकट किया है। ग्रंथ हमारे गुरु, चर्चा कीजिए तथा अपने विचार लिखिए।
तो हमें निबंध के रूप में ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। ग्रंथ हमारे गुरु, ग्रंथ हेच गुरु त्याला आपण मराठीत म्हणतो। तर तो ग्रंथ हमारे कैसे गुरु हो सकते हैं, ग्रंथ से हमें कौन कौन सा ज्ञान मिलता है, हमारे भारत में कौन कौन से ग्रंथ की रचनाएं प्रसिद्ध हुई है, उसमें से कौन सी सबसे अच्छी है, इसके बारे में हमें बहुत चर्चा करने को मिलती है। जितने जितने ग्रंथ है, कौन सा भी ग्रंथ आप ले सकते हैं और उसमें अपने विचार लिख सकते हैं। निबंध के रूप में यहाँ आपको ऐसे प्रश्न आएंगे। तो उसके आगे देखिए, पाठ के आंगन में, यानी कि पाठ में जो स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के बारे में यहाँ में कुछ कृतियां बताई है। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ण की जैसे कहा है। तो ये जो वाक्य है वह आप इस कविता के पूरे पठन करने के बाद आपको इस आप अधूरा जो वाक्य है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो स्वाध्याय के तौर पर है और ऐसे आप सवाल छुड़वा सकते हैं। किताबों की अब बनी आदत, किताबें जो रिश्ते सुनाती थी, यह अपूर्ण या अधूरे जो वाक्य है उसको पूर्ण करना है आपको। उसके आगे बताया है, आकृति है, किताबें यहाँ रखते थे। तो किताबें कहाँ कहाँ रखते थे, इसके बारे में हमें 4 मुद्दों पर यहाँ लिखना है, या 4 ऐसे चौकट हमें दिए हैं कि उसमें किताबें कहाँ कहाँ रखे जाते थे। अलमारी में रखे जाते थे, सीने पर रखे जाते थे, अपने पाँव पर रखे जाते थे, या खौनी पर रखे जाते थे। ऐसे कौन कौन से जो इस कविता के बारे में बताए, उस 4 मुद्दों को हमें लिखना है। आधा आधा गुण के लिए यहाँ आपको ऐसे सवाल आ जाते हैं। उसके आगे देखिए, कविता में प्रयुक्त उर्दू शब्द तथा उनके अर्थ। ऊपर वाली जो 3 चौकट है उसमें कविता में आए उर्दू शब्द लिखने हैं हमें, और उसके नीचे 3 चौकट है उसमें क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है। पहले चौकट में जो आप उर्दू शब्द लिखेंगे उसका अर्थ आप इस कविता के पहले नीचे वाले पहले चौकट में लिख सकते हैं। ऐसा उर्दू शब्द लिखना है, हिंदी नहीं, उर्दू। उसके आगे बताया है कि प्रथम 5 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इस कविता की जो प्रथम 5 पंक्तियां है, कौन सी 5 पंक्तियां है। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। ये जो 5 पंक्तियों का जो पहला चरण है, उस चरण के बारे में हमें क्या बताया है कि उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो ये जो पद्य है, पद्य रूप में दिया है, उसको हम गद्य रूप में लिखना पड़ता है। सरल सरल हिंदी में हमें लिखना पड़ता है। तो भावार्थ आप भी लिख सकते हैं। 2 गुण के लिए, 5 गुण के लिए ऐसे सवाल आपको परीक्षा में आ जाएंगे। तो पाठ से आगे के लिए यहाँ कौन सा सवाल दिया है, अपने तहसील जिले के प्रशासकीय ग्रंथालय संबंधी जानकारी निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर प्राप्त कीजिए। स्थापना, तिथि, वर्ष, संस्थापक का नाम, पुस्तकों की संख्या, विषय के अनुसार वर्गीकरण। तो यह हमें ऐसे एक ऐसा सवाल आया है, अपने तहसील या जिले के शासकीय ग्रंथालय। आप तहसील में रहते हो तो तहसील का, आप जिले के नजदीक रहते हो तो जिले के शासकीय ग्रंथालय जो होते हैं, हर गांव में एक शासकीय ग्रंथालय होता है। कौन सा भी गांव आप ले सकते हैं। तो उस गांव में जो शासकीय ग्रंथालय होते हैं, उस ग्रंथालय की जानकारी हमें कुछ मुद्दों के आधार पर लिखनी है। कैसे, कौन से मुद्दे हैं कि वह ग्रंथालय, उनकी स्थापना कब हुई, कौन सी तिथि, कौन से वर्ष में, किसने की है वो ग्रंथालय की स्थापना, उन व्यक्तियों का नाम, और उस ग्रंथालय में जितने जितने पुस्तकें हैं, किताबें हैं, वो कितनी संख्या है, कौन कौन सी है, कौन कौन सी पुस्तक है, वो ग्रंथालय कौन सी जगह पर है, ग्रंथालय कौन चलाता है, इसके बारे में
पूरी जानकारी हमें यह लिखनी है। तो यह हमें ऐसे सवाल भी परीक्षा में आ जाते हैं। तो ऐसे सवाल को भी आप 5 गुण के लिए लिख सकते हैं, थोड़ा विस्तृत रूप से। उसके आगे देखिए, भाषा बिंदु के रूप में हमें या व्याकरण के रूप में हमें शब्द युग्म का प्रश्न दिया है। तो भाषा बिंदु के रूप में शब्द युग्म का अर्थ पहले आपको मालूम होना चाहिए। मराठी में हम उसे जोड़ शब्द कहते हैं, जोड़ शब्द। तो जोड़ शब्द कैसे आ सकते हैं? तो यह घर और उसके आगे एक चौखट लिखी है, घर घर जोड़ शब्द हो गया। तो उसके आगे हमें क्या करना है, एक वाक्य बना है। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे घर घर है कि वह बहुत बड़े रूप में प्रसिद्ध है। तो ऐसा वाक्य हमें इस निम्नलिखित जगह पर लिखना है। उसके आगे है उधड़े उधड़े। उधड़े पहले में लिखा है, चौखट रिकामी है। तो उसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, उधड़े उधड़े, वो शब्द युग्म हो गया, शब्द युग्म हो गया। तो उधड़े उधड़े शब्द जो है, उस शब्द का एक वाक्य हमें यह बनाना है। तो व्यवहार में से कौन सा भी आप ऐसा वाक्य बना सकते हैं। उधड़े उधड़े यानी क्या, उसका अर्थ भी हमें मालूम होना चाहिए पहले, और वाक्य बनाकर आपको लिखना है। उसका आगे एक प्रश्न दिया है, भला भला शब्द दिया है, भला। तो शब्द युग्म के रूप में हमें उसे क्या करेंगे, भला भला, या भला भूरा, भला भूरा भी आप लिख सकते हैं। तो उसका भी एक वाक्य बनाना है हमें, भला भूरा का। उसके आगे प्रचार शब्द दिया है, शब्द युग्म के लिए हम उसे क्या करेंगे, प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार शब्द युग्म हो गया, जोड़ शब्द हम उसे कहेंगे। तो उसका भी हमें वाक्य बनाना है। उसके आगे है भूख। भूख शब्द युग्म के रूप में हमें उसे भूख प्यास, जोड़ शब्द बनेल तसा बघा, भूख प्यास। तो भूख प्यास का एक वाक्य हमें बनाना है। भोला और उसका शब्द युग्म है भोला भाला, भोला भाला के भी एक वाक्य बनाना है। तो भोला भाला का कौन सा वाक्य आप बना सकते हैं, हमारे गांव में राम नाम का एक भोला भाला लड़का रहता है। तो भोला भाला के लिए हमें उस वाक्य में क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार शब्द युग्म के भी सवाल आप लिख सकते हैं। शब्द युग्म कैसे होते हैं उसका भी आपको अर्थ मालूम हो गया। शब्द युग्म यानी जोड़ शब्द, उसका इतना बड़ा अर्थ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए ऐसा। शब्द युग्म यानी जोड़ शब्द हम उसे कहेंगे। तो ऐसे आप स्वाध्याय के रूप में और दूसरे शब्द युग्म भी चुन सकते हैं और लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ के जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय का हमने क्या किया है, यह स्वाध्याय का हमें एक सवाल के बारे में हमने देखे है, उजळणी हमने उसके बारे में देखे है। तो आप क्या कीजिए, इस किताबे नाम की जो कविता है उस कविता के जो स्वाध्याय है वो सब अपने वहीं पर आप छुड़वा सकते हैं। यह हम रोकेंगे। धन्यवाद।